हेलो स्टूडेंट। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं 4 जनवरी को जो आपका फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसके मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस को अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको बेसिकली हम 2 पार्ट्स में बना रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना जाए। 10 और 15 25 कवर कर लेंगे क्वेश्चंस। तो उस हिसाब से फर्स्ट पार्ट में हम 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे फुल लेंथ पेपर में आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बेसिकली करना क्या था, जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं तो हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई वाई डी एक्स प्लस 2x देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई इक्वल टू 1 और अलग कंडीशन दे रखी है आपको, उसके बेस पे आर्बिट्री कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे। बट कई सारे बच्चों को ना यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स दिख रही थी कि हम प्लस की जगह माइनस ले लिए, बट एक्चुअली में यहाँ पे प्लस है। तो करना क्या, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा डी वाई वाई डी एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्चुअली क्या है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। देन y इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका हो जाएगा। ठीक है जी। इसके आगे क्या करना था वो हम देख लेते हैं। बेसिकली ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ p, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ p, दिस इज द वैल्यू ऑफ q। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है, डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी बाय इक्वल टू क्यू का अगर फॉर्मेट आपको दिखे, और पी और क्यू क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो इस फॉर्मेट में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते हैं। तो करना क्या था आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका यहाँ पे होता है ई टू द पावर पी देन डी एक्स। ओके, ई टू द पावर पी एंड डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका, तो ई टू द पावर पी की वैल्यू पुट कर देंगे 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन डी ऑफ एक्स। और यहाँ से क्लियर हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि डिनोमिनेटर में लिखा है उसको अगर हम टी मान लेते हैं तो ऊपर उसका क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ से वैल्यू आ जाएगा ई एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इस वैल्यू को हम अपना यूज करेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने में। बेसिकली होता क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई इक्वल टू होल का इंटीग्रल डिफरेंस क्यू इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन डी ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो उसी फॉर्मेट में हमें करना क्या है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नॉट अ पावर 1, बिकॉज आप डिवाइड कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से, तो यहाँ पावर 2 कंसीडर कर लेना। ओके, चलो आगे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू होल का इंटीग्रल क्यू, क्योंकि हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्यू की वैल्यू डाल दिए। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस देन डी ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारे यहाँ तक इस फॉर्मेट से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई इक्वल टू, एक्चुअली ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो अंदर बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देन डी ऑफ एक्स देन प्लस ऑफ सी। ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई, और ये इक्वल टू आ जाएगा 1 वाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, तो एक्स बाई ए तो 1 ही है। ठीक है, प्लस ऑफ सी। अभी आपके पास फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू समथिंग, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं। ओके, कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट फाइंड करने के लिए उसने आपको कंडीशन दे रखी है कि y 0 पे, दिस इज द गिवन कंडीशन, कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 0। तो करना क्या है, दोनों को 0 डाल दो, x और y को, तो आपका लेफ्ट साइड तो 0 हो जाएगा और tan इनवर्स 0 भी 0 होता है। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो अल्टीमेट हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई इक्वल टू हमें मिल गया tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है सर, तो हमें हमारा फंक्शन मिल गया। ओके, हमें हमारा फंक्शन क्या मिला, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द फंक्शन।
नाउ व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज आस्किंग वाई ऑफ वन, मतलब एक्स की वैल्यू वन पे वाई की वैल्यू आपको दे रखी है पाई, ये रिलेशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, जो हमसे दे रखा है उसको देख लेते हैं। रूट ए वाई वन इक्वल टू आपको दे रखा है पाई वाई 32, एक बार चेक कर लेते हैं यही है क्या। रूट ए वाई वन पे पाई वाई 32, ओके। तो करना क्या, हमें वाई ऑफ एक्स हम फाइंड कर चुके हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वाई ऑफ एक्स हमारे पास आया है सर tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सा पहले वाई वन निकाल लेते हैं। तो वाई वन tan इनवर्स वन होता है पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई वन प्लस वन हो जाएगा 2, तो हमारे पास कितना आ गया पाई बाई 8 आ गया, ओके सर। पाई बाई 8, तो यहाँ पे पाई बाई 8 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, तो रूट ए इंटू पाई बाई 8 इक्वल टू पाई बाय 32, तो पाई से पाई कट जाएगा और ये 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो रूट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/4, और हम यहाँ से ए की वैल्यू को देखें तो 1/16 वैल्यू कम्स आउट, ओके सर, 1/16। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके सर। आगे जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स को, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात बोल रहा है। ट्रिवियल का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, ओके, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, नॉन ट्रिवियल है, तो इसका मतलब डेल तो 100% सर क्या होगा, डेल तो 100% आपका जीरो रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल निकालते हैं, ठीक है। डेल के लिए हमें मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं, जस्ट वेट, मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, इधर ही कर लेते हैं, जस्ट वेट, ओके ओके। हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस सी, देन माइनस सी, और सी कॉपिशेंट एक्स वाई जेड के कॉपिशेंट को कंसीडर करेंगे, -1, देन सी, देन सी, देन सी, देन -1, ओके। ये हमारे पास डेल आ गया, ओके। सर एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, इसको आगे हम लिख लेंगे इस साइड, ओके। ये हमारे पास सी आ गया, ठीक है सर। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होनी चाहिए, हमारे पास जीरो होनी चाहिए, 100% जीरो होनी चाहिए, क्योंकि तभी नॉन ट्रिबल सॉल्यूशन का केस बनेगा। तो सिंपल सा क्या करना था, इसको आपको एक्सपेंड कर देना था। चलो करते हैं, 1, दैन 1 माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, देन माइनस के बाद आएगा प्लस सी, देन आपके पास आ जाएगा माइनस का सी, माइनस सी, देन माइनस सी स्क्वायर, देन आपका आएगा प्लस माइनस, देन प्लस माइनस सी, देन फर्स्ट रो के अबाउट मैंने एक्सपेंड किया है, तो सी स्क्वायर प्लस सी हमारे पास आ गया, देन इक्वल टू जीरो, ओके। तो जब हम इसको सिस्टमेटिक अरेंज करते हैं, तो 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का सी क्यूब माइनस का सी क्यूब, देन माइनस का सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो सर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर कितने टाइम्स है नेगेटिव का, माइनस का 3 सी स्क्वायर माइनस का 2 सी क्यूब इक्वल टू जीरो, और अगर मैं नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर देता तो हमारे पास आ जाएगा 2 सी क्यूब प्लस 3 सी स्क्वायर -1 इक्वल टू जीरो। सर ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये क्यूबिक इक्वेशन है, और इस क्यूबिक इक्वेशन में हमें देखने को मिल रहा है कि सर अगर मैं सी की वैल्यू, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, मैंने सी की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट किया, सी की वैल्यू अगर मैं -1 डालते हैं, चेक करते हैं, सी की वैल्यू -1 डालने पे आपका रिजल्ट जीरो आ रहा है, दैट मीन्स सी इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। फिर आपको सिंपल सा क्या करना क्या था, इसको सी प्लस वन से ये पूरी की पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है, क्योंकि सी -1 अगर इसका फैक्टर है तो 2 सी क्यूब प्लस 3 सी स्क्वायर -1, और यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेंगे। तो जैसे 2 सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 2 सी क्यूब आ जाएगा, देन प्लस 2 सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर -1, अगेन प्लस का सी करना है तो सी स्क्वायर प्लस का सी, तो फिर से माइनस माइनस, तो -1 माइनस सी अगेन आप कंसीडर कर लेंगे -1, ओके। -1 लोगे तो आपका आ जाएगा -1 माइनस सी, और ये कैंसिल आउट होकर जीरो हो गया। अल्टीमेट क्या हुआ, जो आपकी क्यूबिक इक्वेशन आई थी इसको मैंने स्प्लिट करके लिख लिया कि सर हमारे पास आ जाए, एक तो रूट हो गया सी+1, और एक बन के आ गई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या है 2 सी स्क्वायर प्लस सी -1 इक्वल टू जीरो। और सर इस क्वाड्रेटिक के भी हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करते हैं तो इसके भी दो रूट्स आपके पास आएंगे, एक आएगा आपके पास सी+1, एक आएगा 2 सी-1, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा सी+1 अगेन, एक आ जाएगा 2 सी-1, ओके। तो अल्टीमेट आपके पास कितने रूट्स हो गए, सी+1 का होल स्क्वायर देन 2 सी-1 इक्वल टू जीरो। अभी आपसे कह रहा है कि सी की कौन कौन सी वैल्यू है जो रिजल्ट जीरो बना रही,
सर एक तो सी की वैल्यू आपकी -1 डालोगे तो राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी, राइट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी और इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। एक आ रही है सर 1/2 वैल्यू डालने पे, ठीक है, एक आ रही है 1/2 वैल्यू डालने पे। बट क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि सी क्या होना चाहिए, जस्ट वेट चेक करने दो। क्वेश्चन में उसने आपको बोल रखा है कि सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, तो सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, ओके ओके, तो -1 और 1/2 में तो 1/2 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ये तो आपकी लेस वैल्यू हो गई, ठीक है सर। तो 1/2 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया गया, तो एक काम करते हैं बना लेते हैं एक सर्कल। लो भैया ये हमारा एक सर्कल है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया, ठीक है सर, ये लो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल का केस क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब ये चीज़ तो क्लियर है। अच्छा और क्या इन्फॉर्मेशन में दे रखा है उसने, हाँ उसने बोल रखा है कि सर 3y = x+1, जो इंस्क्राइब इन अ सर्कल विद द डायमीटर लाइंग अलोंग द लाइन, ओके, जो डायमीटर है इस लाइन के अलोंग लाई कर रहा है 3y = x+7 इफ द टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं क्या ये जो आपको डायमीटर ऑफ द सर्कल का दे रखा है ना, इंस्क्राइब विद द डायमीटर, ठीक है, तो क्या ये पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करता है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं जो लाइन दे रखी है ना 3y = x+7, मैं इसमें पुट करके देख लेता हूँ। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को डाला -8,5, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू डाला 15, तो भाई नॉट इक्वल आ रहा है, हाँ नॉट इक्वल आ रहा है, तो पहला पॉइंट भी नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, सेकंड देख लेते हैं, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, आई थिंक डायमीटर पे पॉइंट नहीं लाइक कर रहा, दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 6 और 5 डाला तो 15 यहाँ से आ जाएगा आपका 13 नॉट इक्वल, ओके ये भी नहीं लाइक कर रहा है, दैट मीन्स ऑब्वियस है डायमीटर हमारा कुछ और रहा होगा, कुछ इस तरीके से मान लो कैसा भी एक लाइन रहा होगा, बट वो आपका पास नहीं कर रहा है कहाँ से, जो इसके पॉइंट्स दे रखे हैं रेक्टेंगल के एडजेसेंट पॉइंट, तो मैं मान के चलता हूँ। अच्छा इन पॉइंट्स को अगर हम देखते हैं तो इसके वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है, इसका मतलब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन रही होगी, है ना, तो एक मान लेते हैं -8,5 पॉइंट है, ये पॉइंट आपका हो गया 6,5, तो वाई कोऑर्डिनेट सेम इंडिकेट तो यही कर रहा है कि सर इसके ये लाइन पहले लिख लेता हूँ 3y = x+7, ये डायमीटर लाइन है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन ऑफ द सर्कल दे रखा, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर अगर मेरे को ये पॉइंट्स पता है तो मेरे को एक रेक्टेंगल की साइड तो पता लग गई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, जो और लगाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखा रहा है, तो वाई एक्सिस का डिफरेंस कोऑर्डिनेट ही आपका लेंथ देंगे, तो जो कि यहाँ से बनना है 14, ओके 14 लेंथ मिल गई, एक तो ये मिल गई 14, ओके, तो 100% ये भी क्या रही होगी 14 रही होगी। अब आती है बात इसको निकालने की, तो एक चीज़ तो कॉमन है सर, अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, दिस वन इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, तो रेक्टेंगल का एंगल ये 90 है, तो ये परपेंडिकुलर रहा होगा, परपेंडिकुलर है तो ये तो चीज़ क्लियर है कि ये वाला कोऑर्डिनेट है जो भी होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, बस 6 ही होगा, ओके सर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, बस 6 ही होगा, 100% 6 ही होगा। और ये वाला क्या रहा होगा, इसको मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया के, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं के, बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अब मज़ेदार चीज़ क्या है यहाँ पे कि ये जो पॉइंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर मैं इसको मीट करूँ तो ये सेंटर से पास करेगा, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर, हम सेंटर के कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ के, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ द सर्कल कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 6 - 8y 2 एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा और k + 5/2 बाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, अल्टीमेट बाइसेक्टेड पॉइंट है ना, ये बाइसेक्टेड पॉइंट है क्योंकि रेडियस है सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो यहाँ से हमें जो सेंटर के कोऑर्डिनेट मिले हैं वो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास सर आ गए, यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से आ गया k + 5/2। अच्छा ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या इस लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। तो अगर हम इन पॉइंट्स को इस लाइन में पुट कर दें, कौन सी लाइन जो हमें दे रखी है 3y = x+7, 3y = x+7, जब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को पुट करते हैं तो सर हमारे पास k की वैल्यू निकल के आती है, चाहो तो आप एक बार को फाइंड कर लेना, है ना, तो जैसे पुट करोगे तो 100% सॉल्व हो जाएगा, तो k की वैल्यू जो आपको यहाँ से निकल के आएगी वो वैल्यू सर आपकी निकल के आएगी -1, ओके, आप ट्राई कर लेना, बस कैलकुलेटिव है, मैं उसको
स्किप कर रहा हूँ इस पोर्शन को क्योंकि मैंने फाइंड किया है वैल्यू को, ठीक है, कि इक्वल टू -1 निकलेगा। दैट मीन्स ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गया। इसका मतलब सर ये है, ये लेंथ तो आपको पता था 14 है, ये लेंथ भी पता लगी क्योंकि वैल्यू क्या है -1। तो सर ये आपकी 14 है, इसको निकालने के लिए हम देख इसको मान लेते हैं ये वैल्यू आपकी a है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्म लगा देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, फिर से x कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, y कोऑर्डिनेट ही आएगा। तो 5 माइनस -1 तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आई थिंक आपका आ जाएगा ये 6 स्क्वायर रूट के अंदर तो 6 आ गया, ठीक है। तो ये साइड आपकी आ गई 6 और ये आपकी है 14 और वही आपसे पूछ रहा है कि सर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी 14 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है सर। 14 इंटू 6 आ जाएगा जो कि आंसर आपका क्या होगा 84, ठीक है। 84 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था। चलो सर आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है एक्चुअली। इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप ही डिसाइडेड करना था, उसके बाद तो क्वेश्चन बनता ही चला जाएगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर करने के लिए आपको क्या करना था, रूट एक्स को सर टी कंसीडर करना था। इससे फ़ायदा क्या होगा देखो मैं बताता हूँ। अगर आपने रूट एक्स को टी कंसीडर किया तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स देन डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। सर यहाँ से हम एक काम करते हैं क्या सर, मैं डी एक्स निकालता हूँ। डी एक्स कितना आ गया सर 2 रूट एक्स देन डी टी आ गया कि नहीं। बस अब क्या करना था, अगर आपने रूट एक्स को टी माना तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया सर टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ओवरऑल इंटीग्रेशन को पहले मैं चेंज करता हूँ वेरिएबल। अभी हम एफ ऑफ एक्स को क्या किया सर, रूट एक्स को मैंने लिख दिया टी, बिल्कुल सर टी लिख दिया। 1 प्लस एक्स की जगह डाल दिया टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल सर। आगे डी एक्स की जगह मैंने डाल दिया 2 रूट एक्स। अब रूट एक्स आ रहा है तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा 2t इंटू डी टी, ओके। मैंने इस तरीके से पूरे के पूरे फंक्शन को चेंज कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया, अभी फिलहाल हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं देन रिप्लेस कर देंगे। तो 2 तो बाहर ले लिया, हमारे पास आ गया सर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी, ओके सर। हमारे पास ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे क्या करना है, यही ट्रिक हमारी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को करने की, कि सर मैंने क्या किया टी स्क्वायर प्लस 1 किया और -1 किया डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये पावर कंप्रेस हो जाएगी, मतलब जो 2 पावर है वो सिंगल पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ से आ जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर पहले टर्म के साथ जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 की एक पावर को कैंसिल कर देगा और ये आ जाएगा डी टी। आगे क्या करता हूँ -2 बचेगा ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी। आगे तो यही बचेगा, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मेट तो आपको देखने से ही पता लग गया, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बट जो हमारे पास सेकंड पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेस पे ही हमारा क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक काम करते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ इंटीग्रेशन I1, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन I2। I1 तो सॉल्व करना इतना टफ नहीं है, क्योंकि I1 की तो वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, बट I2 को मैं सेपरेटली कर दूंगा। पहले I1 को बताऊँ तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 1/1 tan इनवर्स ऑफ t आ जाएगा पहला पोर्शन -2 I2। तो एक काम करते हैं, I2 को पहले मैं सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है सर। तो I2 को सॉल्व करो तो उसके लिए करना क्या है, इसमें ट्रिक ये है कि सर आपको t को मान लेना है, जो I2 सॉल्व करना है ना इंटीग्रेशन इस दिस वन पोर्शन I2, ठीक है। तो और I2 आपके पास कितना दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर देन का होल स्क्वायर देन डी टी। तो यहाँ पे लेट आपको ये करना है, लेट कर लो सर कि टी इक्वल टू आपका क्या दे रखा है tan ऑफ थीटा। टी इक्वल टू क्या है tan ऑफ थीटा। सर इससे फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सर, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन टू टी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डी टी को रिप्लेस पहले कर लेते हैं। डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। सर तो आई टू हमारे पास कितना आ गया, आई टू हमारे पास आ गया, डी टी की जगह डाल देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ओके सर, तो सेक स्क्वायर थीटा से एक पावर कैंसिल हो गई। अब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। वेरिएबल चेंज के बाद अगेन वेरिएबल चेंज का कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे। तो आई टू इक्वल टू कितना आ गया 1/2 1 देन डी थीटा प्लस
1/2 cos 2 थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो I2 सर हमारे पास आ गया θ/2 प्लस 1/2, यहाँ से आ जाएगा साइन 2 θ/2 और यहाँ से आ गया θ/2 प्लस साइन 2 θ/4। सर ये I2 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू मिल गई। और ठीक है, अब करना क्या है, पूरे इंटीग्रेशन को समराइज करते हैं। 2 tan इनवर्स t माइनस 2I2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमारे पास जो इंटीग्रेशन चल रहा था 2 tan इनवर्स t और आगे क्या था, जस्ट वेट, माइनस का 2 I2। तो I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। I2 की वैल्यू क्या आती है, θ/2 प्लस साइन 2 θ/4, θ/2 प्लस साइन 2 θ/4। सर टी मैंने किसको माना था, रूट एक्स को, ओके ना। अब चेक कर सकते हो, स्टार्टिंग में मैंने टी को क्या माना था, रूट एक्स को, ठीक है। और थीटा किसको माना था, जस्ट वेट, टी को माना था टेन थीटा, ओके चलो ठीक है। तो मैंने क्या किया था, टी को माना था रूट एक्स को माना था टी और टेन थीटा को माना था टी। तो अब हम सारी चीज़ों को रिप्लेस करेंगे, तो आई इक्वल टू कितना आ गया, 2 tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ओके ओके। रूट, अच्छा अच्छा एक मिनट, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस ही चलेगा, ये यहाँ पे मैंने प्लस ही नहीं लगा, आर्बिट्री कांस्टेंट भी चलेगा क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है, ओके। चलो ना, ये 2 अंदर जाएगा तो माइनस का थीटा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन 2 θ/2, बिल्कुल बिल्कुल, प्लस ऑफ सी। अभी भी ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है, अभी भी चेंज नहीं हुआ। थीटा की जगह हम क्या लिख सकते थे, थीटा की जगह हम लिख सकते थे tan इनवर्स ऑफ टी, और टी को फिर से रिप्लेस करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब साइन 2 थीटा की अगर मैं बात करें, साइन 2 थीटा एक्चुअली में क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। और tan थीटा आपका टी दे रखा है, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। बट सर अभी भी वेरिएबल चेंज नहीं हुआ कि टी मैंने नहीं कंसीडर किया, वो एक्चुअल में क्वेश्चन में नहीं दे रखा है टी वेरिएबल, तो वो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स देन 1 माइनस एक्स, एक्चुअली टी की जगह हम क्या डाल देंगे, रूट एक्स। तो ओवरऑल चेंज होके ये इतना आ जाएगा फॉर्मेट। तो हमें करना क्या सर, तो वैल्यू डाल देते, तो आई इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स रूट एक्स, यहाँ से आ जाएगा माइनस tan इनवर्स रूट एक्स माइनस का 1/2 साइन 2 थीटा की जगह डालेंगे 2 रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स प्लस ऑफ सी। तो सर 2 से 2 कट गया, ठीक है सर। तो इंटीग्रेशन हमारे पास रह गया tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स और यहाँ से आ जाएगा माइनस का रूट एक्स ओवर, अच्छा ये माइनस अगर प्लस में करना चाहें तो डिनोमिनेटर में साइन बदल देते हैं, ये प्लस एक्स माइनस वन देन प्लस ऑफ सी, हमारे पास ये आ गया। इसी को उसने बोल रखा है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, जो फाइनल सॉल्व हो के आया। अब हमसे पूछ के आ रहा है, हमसे पूछ रहा है सर एफ थ्री माइनस एफ वन की वैल्यू बताओ। ठीक है सर, तो पहले एफ थ्री वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री प्लस रूट थ्री बाय टू प्लस सी। और अगर मैं f1 की वैल्यू निकालूं तो आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 और प्लस रूट 1 तो 1। ओ जस्ट कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हुआ, जस्ट वेट मेरे को, ओ नॉट अ माइनस, सॉरी नॉट अ माइनस, ये प्लस होता है, ये फॉर्मूला साइन टू थीटा का प्लस होता है यहाँ पे, ये टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये प्लस आएगा। सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी लिटिल बिट हमसे मिस्टेक हुई है, ये सर यहाँ पे प्लस आएगा, ओके, दिस साइन विल बी प्लस। तो ये माइनस में बाहर रखता हूँ, जस्ट वेट, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन, इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि साइन टू थीटा इक्वल टू होता है टू टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस का रूट एक्स ओवर वन प्लस ऑफ सी, यही हमारा फंक्शन एफ एक्स है। अब आपको एफ थ्री और एफ वन निकालना है, ठीक है सर। तो एफ थ्री की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा टेन इनवर्स रूट थ्री, यहाँ पे आ जाएगा माइनस रूट थ्री ओवर फोर प्लस सी। और अगर एफ वन की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास आएगा टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस वन ओवर टू प्लस ऑफ सी। अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ, अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव और प्लस,
ठीक है। तो ये आ जाएगा F3 माइनस F1 हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स रूट थ्री कितना होता है π/3 और tan इनवर्स 1 होता है π/4, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा माइनस रूट थ्री बाई फोर, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1/2 और सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इनको सॉल्व करोगे तो π/12 माइनस रूट थ्री बाई फोर प्लस 1/2। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आया f(3 माइनस f(1). ठीक है सर, जहाँ ना समझ में आए आप एक बार को दोबारा इसको चेक कर लेना सॉल्यूशन को और क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है सर, एक बार को हम अपने आंसर को मैच करते हैं जो हमारा आंसर आया हुआ है। हाँ जी, हमारा जो आंसर आया हुआ है वो π/12 माइनस रूट थ्री बाई फोर प्लस π/12 माइनस रूट थ्री बाई फोर प्लस 1/2। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके सर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 55। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 55 आपसे बोल रखा है कि सर मेरे को ना इसेंट्रिसिटी कंडीशन इसेंट्रिसिटी की क्या दे रखा है। इसेंट्रिसिटी जो है एक्चुअली में उसने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू उठाई है किसकी, एक फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसेंट्रिसिटी उसने बोल रखा है। किसकी इसेंट्रिसिटी है, वो इसेंट्रिसिटी आपकी दे रखी है उसने इलिप्स की। ओके, चलो क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, जस्ट मिनट। ओके, हाँ जी भैया। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो उसने बोल रखा है आपको कि एक्स स्क्वायर एक्स ए ग्रेटर देन बी दे रखा है। तो एक्स एक्सिस इलिप्स है, एक्स एक्सिस इलिप्स है लाइक इन दिस फॉर्म, एक इलिप्स कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है सर। एक्स एक्सिस इलिप्स है और हम जानते हैं एक्स एक्सिस इलिप्स को पहचानने का तरीका ए ग्रेटर देन बी होगा। साथ के साथ उसने लेटरस रेक्टम भी दे रखा है। लेटरस रेक्टम क्या होता है, फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस होता है ना, और फोकस से पास करती है। और इस केस में लेटर सेक्टम जो होता है, लेटर सेक्टम इक्वल टू होता है 2b² अपॉन ए। ओके, जो कि आपको दे रखा है उसने 10 दे रखा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है, 2 5 जा 10, तो यहाँ से चीज़ क्लियर है कि हमें एक डाटा दे रखा है b² इक्वल टू 5 है। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। आगे उसने आपको इन्फॉर्मेशन में ये दे रखा है कि सर जो इसेंट्रिसिटी है वो मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की फाई ऑफ टी की। तो हमें जो फाइव ऑफ टी दे रखा है ना, पहले उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। फाइव ऑफ टी, तो फाइव ऑफ टी हमें जो दे रखा है उसने फंक्शन दे रखा है 5/12 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर। ओके, अगर हम इसको वन टाइम डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट चेक करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो हमें कितना मिल जाएगा 1 माइनस टू टी इक्वल टू 0, और एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 1/2। तो सर आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मैक्सिमम में जो पूछ रहा है वही होगा, ठीक है। एक्चुअली में अगर आप डबल डेरिवेटिव करना भी चाह रहे हो तो आप चेक कर सकते हो, नेगेटिव ही आएगा 100%, जो कि आ जाएगा -2। -2 क्या, लेसर देन 0। डबल डेरिवेटिव जब भी लेसर देन 0 होता है तो मैक्सिमा की कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है सर, मैक्सिमा की कंडीशन क्रिएट होती है। तो अब करना क्या है, इस वैल्यू तो इस टी इक्वल टू 1/2 पे सबसे पहले आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फाइव ऑफ टी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी आ रही है, तो उसके लिए आप टी इक्वल टू डाल दो 1/2। तो जब आप टी इक्वल टू 1/2 वैल्यू डालते हैं तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, देख लेते हैं। 5/12 प्लस 1/2 माइनस 1/4, तो एलसीएम आ जाएगा 12। तो 5 प्लस 6 माइनस 3, और ये आपका आ गया 8/12, और भी कैन से 2/3। ओके, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 2/3। सो वी कैन से दिस विल बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसने बोल रखा है इसेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू, वही। ओके, तो वही आपकी इसेंट्रिसिटी होगी। तो मेरे को करना क्या आगे, सिंपल सा इसेंट्रिसिटी भी मिल गई है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी हमें क्या मिल गया, इसेंट्रिसिटी मिल गई है 2/3। साथ के साथ आपको इन्फॉर्मेशन में ये दे रखा है b² इक्वल टू 5 है। इन्हीं डाटा का यूज करके हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है सर। और पूछ क्या रहा है पहले ये भी देख लेते हैं सर। हमसे पूछ रहा है a² प्लस b², तो सबसे पहले a और b निकालेंगे। तो हम जानते हैं इन केस ऑफ इलिप्स इसेंट्रिसिटी इक्वल टू होता है, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस b² ऊपर a²। तो सिर्फ वैल्यू डालना है आपको, e² करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस b² की जगह डाल दो 5 है, a² की जगह a² ही रखो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 4/9 इक्वल टू 1 माइनस 5/a, और यहाँ से आप देख सकते हो कि 5/a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 4/9, और वी कैन से 5/9। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 9, और ज्यों a की वैल्यू 9 मिली तो सर b² हमारे पास कितना आ जाएगा
45, बी स्क्वायर 45 आ गया और ए स्क्वायर कितना मिल गया 81 आ गया। ठीक है, तो 81 और 45 एक्चुअली आपसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो 81 और 45 आप देख सकते हैं आपका आंसर कितना बनेगा 126। ओके सर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 81, बी स्क्वायर की 45। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 81, बी स्क्वायर इक्वल टू 45, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 126 इज द राइट आंसर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें सबसे पहले पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप इस पैटर्न को नहीं समझोगे आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते। ठीक है, जस्ट वेट, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग स्लाइड पे कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, जस्ट वेट बेटा। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 56। इस क्वेश्चन नंबर 56 में सबसे पहले हमें पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन का पैटर्न ये है कि जो आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 5x ओवर 5x प्लस 5। ठीक है, ये दे रखा है। पैटर्न ये है इसका कि अगर हम जैसे इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो जैसे f1/20, कुछ टर्म लिख रहा हूँ, f2/20, f3/20। ओके सर, इसी तरीके से नेक्स्ट मूव करते हैं मैं टर्म्स को, और लास्ट के कुछ टर्म लिखता हूँ, लास्ट में कुछ आया होगा जैसे प्लस f, जैसे 36/20, फिर रहा होगा 37/20, ओके 38/20, ओके, एंड लास्ट वन रहा होगा जो दे रखा है 39/20। अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको लिखा f, मैं क्या लिख सकता हूँ 2 माइनस, है ना, 40 में से कितना माइनस करोगे हमारा 36 बन जाए, तो ऑब्वियस 4 करोगे। ठीक है, और इसी तरीके से प्लस इसको करोगे f2 माइनस, कितना माइनस करोगे 3/20। इसी तरीके से f, इसको क्या लिख सकते हो 2 माइनस 2/20, एंड द लास्ट वन आ जाएगा f2 माइनस 1/20। एक्चुअली मैं इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ वो मैं पैटर्न समझाना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान समझना। देख बेटा, मैं पहले एक बार को ये भी टर्म लिख लूँगा f1/20 प्लस f2/20 f3/20 एंड सो वन। ओके सर, एंड सो वन प्लस साइन के साथ। इस क्वेश्चन को समझ देखो जरा, एफ एक्स इक्वल टू 5x ओवर 5x प्लस 5 दे रखा। अगर मैं इसको 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ तो देखो क्या बनेगा, f2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई f2 माइनस एक्स प्लस 5, यही बनेगा कि नहीं। और इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 देन 5 की पावर माइनस एक्स ओवर 5 की पावर 2 देन 5 की पावर माइनस एक्स प्लस 5। ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ए की पावर m माइनस एन, इसका मतलब होता है ए की पावर m देन ए की पावर माइनस एन। ठीक है, ऐसे लिखता हूँ ए की पावर m प्लस एन, ये होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो इन बेसिक अलजेब्रिक प्रॉपर्टी के बेस पे मैंने इसको इस तरीके से लिखा। करूँगा क्या, मैं इसको डिवाइड करूँगा 5 स्क्वायर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो बचेगा 5 की पावर माइनस एक्स ओवर, यहाँ से बचेगा 5 की पावर माइनस एक्स प्लस 5, यही बचेगा कि नहीं, बिल्कुल यही बचेगा। अब अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ 5 की पावर एक्स से, तो हमारे पास क्या आएगा सर 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1 बचेगा, है ना, और 5 की, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 5 की पावर एक्स प्लस 1 आ जाएगा कि नहीं, एक्स प्लस 1 आ, जस्ट वेट 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 वेट, एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 5 की पावर 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स से, क्योंकि हमें अल्टीमेट अपना फंक्शन ही बनाना है। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर 1, यहाँ से आ जाएगा 5 की पावर, एक्चुअली यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये गड़बड़ हुआ है, क्योंकि जब मैंने 5 की पावर 2 से डिवाइड किया तो मैंने यहाँ पर भी डिवाइड करना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर एक्स आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 5 की पावर 1 और न्यूमरेटर में आ गया 5। तो अल्टीमेट क्या हुआ, जब मैंने एफ को 2 माइनस एक्स से लिखा तो हमारे पास वही सेम फंक्शन आ रहा है, मतलब सेम फंक्शन तो नहीं आ रहा है, बट लिटिल बिट डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, लिटिल बिट डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट कैसे, जस्ट वेट मेरे को चेक करने दो। एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो एफ एक्स हमारे पास ये है और एफ टू माइनस एक्स हमारे पास कितना आ गया 5/5 की पावर एक्स प्लस 5। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे को पता लगता है कि सर एफ एक्स प्लस एफ टू माइनस एक्स अगर मैंने ऐड किया तो सर ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 5x प्लस 5, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5x प्लस 5। अरे सर ये तो 1 बन गया। बिल्कुल बिल्कुल यही हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यही हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या कि इस फंक्शन के अंदर हमारा रिलेशन ये बन के आ रहा था, इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी बन के ये आ रही थी कि अगर हम 5x प्लस और उसका 2 माइनस एक्स को ऐड करते तो हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। और वही फॉर्मेट हमें यहाँ बनाना है। कैसे देखो, अगर ये आपका 5x है तो देखो जरा ये कितना हो गया 5 2 माइनस एक्स आया कि नहीं, 2 माइनस एक्स। अगर ये आपका 5x है तो ये कितना हो गया 5 2 माइनस एक्स हो गया। अगर ये 5x है तो ये कितना हो गया 5 2 माइनस एक्स। ऐसे कितने टर्म्स तक ये ऐसा रिलेशन चलेगा। तो मैं एक कोशिश करता हूँ इस तरीके से, मैं मिडिल टर्म देखना चाह रहा हूँ कि मिडिल टर्म क्या बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस तरीके की सीरीज में यहाँ पे कुछ टर्म रहा होगा जैसे 19/20 मान लिया, ठीक है। उसके बाद आया 5 20/20, फिर आएगा 5 21/20। तो 5 21/20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 20। अब 21 लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो 40 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूँ 21 बन जाए 19, बिल्कुल 19। आई थिंक यही पैटर्न पकड़ दिया यहाँ पे। हाँ अब यहाँ से कंप्रेस हो गया, पैटर्न ये है, ठीक है। क्योंकि इससे जस्ट वाला टर्म आपके पास रहा होगा एफ 18/20। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा प्लस एफ 2 माइनस 18/20। कुछ ऐसा पैटर्न बनना है एक्चुअली। ये मिडिल टर्म अगर मैं यहाँ से उठाऊँ इसके इस तरीके से, तो एक चीज़ तो क्लियर है हमारे पास यहाँ से जस्टिफिकेशन के लिए कि सर 19 तक 1/20 से 19/20 तक वाले पैटर्न इधर मेरे को देखने को मिल रहे हैं, हाफ इधर पोर्शन में देखने को मिल रहे हैं दिस वन। तो दिस वन हाफ इस पैटर्न के, दिस वन हाफ इस पैटर्न के मिल के आपका 1 बना रहे। इसका मतलब 1 2 3, ये इधर कितने टर्म्स हैं 19 टर्म, इधर भी कितने 19। तो एफ एक्स प्लस एफ टू माइनस एक्स इक्वल टू 1 ऐसे 19 टर्म्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे ये चला जाएगा लास्ट वाले के साथ में, है ना, ये चला जाएगा सेकंड लास्ट के साथ में, इसी तरीके से ये चला जाएगा, इसी तरीके से ये, समझ रहे हो कि नहीं, है ना। दो दो के पेयर बनेंगे तो ऐसे 19 पेयर्स बन रहे। तो ये 19 तो फिक्स है, प्लस बचेगा क्या सब इकलौता ये बचेगा F20/20 मतलब कि F1, समझ रहे हो कि नहीं, ये बचेगा। और एफ एक्स आपको ऑलरेडी दे रखा है क्या सर 5 की पावर एक्स ओवर, जस्ट देख ले तो क्या फंक्शन था, हाँ 5x प्लस 5। तो F1 कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा आपका 5/10 जो कि 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको वैल्यू को पुट करना है, क्या हो जाएगा 19 प्लस 1/2 आ जाएगा 39/2 इज द राइट आंसर। ओके सर, इसका 39/2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इन दिस क्वेश्चन नंबर 57, जस्ट वेट, ओके। एक जी एक्स एक फंक्शन दे रखा है 0 to x एफ ऑफ टी देन डी टी। ओके सर, एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन बोल रहा है कि एफ आपका क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। कहाँ से 0 से 3 की, 0 to 3 के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको जी ऑफ 3 की लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल आपको बताना है, लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल बताना है। देखो सर करने का तरीका एक ही है। अगर देखूँ मैं लिमिट ये वेरिएबल टर्म चले तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम भी का कॉन्सेप्ट का हम यूज कर सकते हैं। आओ सर न्यूटन लेबनिज थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं जी डैश एक्स करता हूँ, इसका जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, इसी फंक्शन को हम क्या करेंगे, जी डैश एक्स का मतलब ये है मैंने जी ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सेम वे डी वाई बाई डी एक्स हम जी एक्स की जगह डाल देंगे 0 से एक्स एफ ऑफ टी देन डी ऑफ टी। और न्यूटन लेबनिज थ्योरम हमें लगाना आता है अच्छे से, तो वही न्यूटन लेबनिज थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा के डी वाई बाई डी ऑफ एक्स देन जी ऑफ एक्स हमने देखा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अपर लिमिट डाल देंगे इसमें और अपर लिमिट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, बाकी आ जाएगा लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डी ऑफ जी एक्स को देखूँ तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स देन डी ऑफ एक्स, बोथ साइड आपको इंटीग्रेट करना है तो फंक्शन आपको जी एक्स मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जी एक्स आपको मिल जाएगा। अच्छा लिमिट भी यहाँ पे पुट करनी है, जी एक्स कहाँ से कहाँ कंटिन्यूस है, सर जी एक्स फंक्शन बोल रखा है 0 to 3 कंटिन्यूस, तो यहाँ पे लिमिट डाल दो 0 to
3 और यहाँ पर भी 0 to 3। तो आपके पास जी ऑफ एक्स कितना आ गया, जी ऑफ एक्स इक्वल टू, जस्ट वेट, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया ना, इधर इंटीग्रेट नहीं होगा ना, इधर भी इंटीग्रेट करोगे तो डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव लगा रहे इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होगा, जी एक्स ही आएगा। तो आ जाएगा 0 to 3 एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब मज़ेदार चीज़ पता क्या है यहाँ पे, तो मैं डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को पकड़ना है यहाँ पे, जो नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स को, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएबल हो, आपको डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स को पकड़ना है। कैसे पहचानोगे, एक्चुअली क्या है, वो लिमिट्स को ब्रेक किया, देखो 0 से 1 बोल रहा है और फिर 1 से 3 की बात कर रहा है, दैट मीन्स बीच में कहीं डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो सबसे पहले क्या है ना, अच्छा अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे सर एफ ऑफ टी दे रखा है, बट हमारा फंक्शन तो एफ ऑफ एक्स में गया। अरे भाई वेरिएबल ही तो चेंज है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे। कैसे सर, एफ ऑफ एक्स आपका बिलोंग कर रहा है 1/3 से 1 के बीच में, कब, जब आपका एक्स बिलोंग करेगा 0 से 1। और सिमिलरली उसी तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि सर एफ ऑफ एक्स आपका, एफ ऑफ एक्स आपका 0 से 1/2 के बीच में लाई करेगा, जब एक्स बिलोंग करेगा कब, 1 से 3 के बीच में। ऐसे भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, वही तो तरीका है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है सर, मैंने जहाँ पे एफ ऑफ टी था वो वेरिएबल को चेंज करके एफ ऑफ एक्स के टर्म में पुट कर लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। कैसे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको लिखना है 0 से 1 एफ ऑफ एक्स देन डी ऑफ एक्स, फिर हो जाएगा 1 से 3, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि आई थिंक जी एक्स का क्या पूछ रहा है सर, लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल पूछ रहा है जी ऑफ 3 का, है ना, इन विच जी थ्री लाइज, ओके, जी थ्री किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, तो ऑब्वियस है वो जी एक्स की आप रेंज निकाल लो ना, जी ऑफ 3 किस इंटरवल में लाई करेगा, एक रेंज इंटरवल देख लेते हैं। ठीक है, अगर इंटरवल की बात करेंगे तो मैं मिनिमम वैल्यू देख लेता हूँ कि मिनिमम ऑफ जी थ्री, कम से कम जी थ्री क्या रहा होगा। तो 0 से 1 के बीच में अभी हमने ये फाइंड किया था, ये कुछ केसेस, इनको मैं जस्ट स्क्रॉल कर लेता हूँ क्योंकि इनका एनालिसिस है, इन केसेस का जो आपको दे रखे हैं। ओके, हाँ, तो अगर मेरे को मिनिमम चाहिए, ठीक है, जस्ट वेट, ओके, अगर मेरे को मिनिमम चाहिए, ठीक है, मिनिमम के लिए क्या है, आपको ये भी मिनिमम होना चाहिए और ये भी मिनिमम होना चाहिए। ठीक है सर, तो दोनों मिनिमम क्या है, ये मिनिमम कितना आ सकता है, 0 से 1 के बीच में मिनिमम कितना डाल सकते हैं आप, 0 से 1 के बीच में मिनिमम 1/3, तो यहाँ पे आ गया 1/3, और 1 से 3 के बीच में मिनिमम कितना डाल सकते हैं सर, 0, तो ये कितना आ गया 1/3 हमारे पास आ गया। अब अगर मेरे को मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम देखना है जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये एक्स ही कर लो ना, जी ऑफ एक्स मैक्सिमम देखना है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये भी आपका मैक्स जाना चाहिए, ये भी आपका मैक्स जाना चाहिए। अच्छा, ये मैक्सिमम कितना है, 0 से 1 के बीच में 1 है, और ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वन मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, जस्ट वेट, सॉरी, नहीं इस तरीके से नहीं होगा, डायरेक्ट आप इस तरीके से नहीं पुट कर सकते, आप फंक्शन को पुट करके इंटीग्रेट भी तो करोगे। सॉरी, हाँ मेरे से एक मिस्टेक हुई, जस्ट वेट। चलो, मिनिमम की बात कर लेते हैं, इसकी मिनिमम, कम से कम मिनिमम जी ऑफ एक्स क्या रहा होगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम के लिए 0 से 1 आप एफ एक्स को कितना डाल सकते हो, 1/3 इंटू डी एक्स, प्लस 1/3 से 3 के बीच में आपका मिनिमम कितना डाल सकते हो, 0 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1/3 एक्स की पावर, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल देते हैं, यहाँ से तो 0 ही बन जाएगा। तो जी ऑफ एक्स आपका मिनिमम कितना मिल गया, जी ऑफ एक्स मिनिमम सर हो सकता है आपका 1/3 आ गया। ठीक है सर, ये मिनिमम हमें ये मिल गया, इसकी रेंज, कम से कम जी ऑफ एक्स की रेंज ये मिल गई। मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम में हम सर मैक्सिमम को देख लेते हैं। मैक्सिमम के लिए क्या आपको करना है सर, मैक्सिमम देखना है किसका, जी ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स का मैक्सिमम। तो ऑब्वियस है ये आपको फंक्शन में क्या डालना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स को मैक्सिमम, 0 से 1 के बीच मैक्सिमम क्या है, 1 इंटू डी एक्स। सिमिलरली 1 से लेकर 3 के बीच में एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम कितना दे रखा है, 1/2 इंटू डी एक्स। तो फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे तो आ जाएगा एक्स जो अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल देते हैं, प्लस यहाँ से 1/2 बाहर लिया आएगा एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो यहाँ से कितना आ गया 1, प्लस 1/2, यहाँ से 3 माइनस 1 जो कि 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 आपका यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, जी एक्स मैक्सिमम आ गया। ठीक है, तो जी एक्स मिनिमम ये रहा और मैक्सिमम आपका यहाँ से आ गया, तो जी एक्स मैक्सिमम आपका कितना आ गया सर, 2। तो यही तो रेंज है जिसके बीच में जी थ्री हो सकता लाई करे। ठीक है, तो जी एक्स का इंटरवल कितना आ गया, 1/3 से 2, 1/3 से
2 इंटरवल आ गया। ओके, चेक करते हैं ऑप्शन। ओके, 1/3 से 2, जहाँ जी बिलोंग करेगा कहाँ से, 1/3 से 2, तो इसी के इंटरवल के बीच में आपका g(3) लाई करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, न्यूटन लेबनिज की थ्योरम का यूज करके साथ के साथ उसने एक अच्छा इंटीग्रेशन का यूज करा के पूरा क्वेश्चन डिफरेंशियल से भी रिलेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 58, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से श्योरिटी है, एक क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में 100%, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है, क्या है, x+2 जब x लेसर देन 0 है, x² जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, g ऑफ x एक फंक्शन दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है इन आर वेयर एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो देखो जब भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी किसी फंक्शन की ना, तो भाई वन टाइम डेरिवेटिव करके फंक्शन के नेचर को एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, जब भी आपको लिमिट को देखना होता है, कंटिन्यूटी को देखना है, तो फंक्शन का एनालिसिस करना पड़ता है, बट जब डिफरेंशिएबिलिटी को देखना होता है डेरिवेटिव का एनालिसिस करना होता है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि सर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स में हमें जी एक्स डाल देना है। तो अगर मेरे को इस फंक्शन की मैं ध्यान से देखूं, एफ है ना, एक्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ वाई, एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ वाई जी ऑफ एक्स, फिर हम इसको मॉडिफाइड कर देंगे। तो मैं एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करते तो हमारे पास फंक्शन क्या बन के आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी एक्स प्लस टू, तो जहाँ एक्स है वहाँ पे जी एक्स डाल देंगे, जी एक्स लेसर देन 0, फिर आ जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, कब, जब एक्स जी एक्स क्या होगा आपका, जी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सारा कुछ जी एक्स के बेस पे एनालिसिस हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जी एक्स का कर्व बना लेना है। जी एक्स का कर्व बनाओगे तभी ये बेस्ट वे से एनालिसिस हो सकता है। तो एक काम करते हैं सर, जी एक्स का कर्व बनाते हैं, जी एक्स का कर्व बनाते हैं। ओके, बाई एक्सिस पे मैंने रखा जी एक्स को, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने रखा मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स ही रहेगा उसका डोमेन, जी एक्स का डोमेन। अगर मैं इसका कर्व ड्रॉ करना चाहूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने एक क्यूबिक एक्स क्यू दे रखा ना, तो एक्स क्यू का तो इसको इस तरीके से कर्व होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कर्व होता है। बट उसने आपको बोल रखा है जो क्यूबिक फंक्शन का कर्व है, क्यूबिक फंक्शन का कर्व है एक्स लेसर देन जब 1 है, ये एक्स लेसर देन 1, 1 से छोटा, 1 से छोटा जब है तो ये रियल एक्स, ये रियल कर्व लाई कर रहा है, अपर में नहीं लाई कर रहा, तो ये तो एक्चुअल आ गया एक कर्व आपका जी ऑफ एक्स का। ठीक है सर, एक, अब वो आपसे कह रहा है कि 3x-2 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अच्छा, यहाँ पे आपकी जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, वे 1 है। 3x-2, अगर मैं 1 से बड़ी वैल्यू कोई डालता, जैसे 2 डाला, तो 2 डालने पे 6-2, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू जैसे 2 डाली, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, आई थिंक यहाँ कहीं जाएगा, मान लो 4 पे जा रहा है, ऐसा कहीं जा रहा है, तो सडन एक पीक आ रहा है कुछ इस तरीके से, आगे का कर्व आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है, आगे का कर्व कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो ये एक शार्प कॉर्नर सा ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरीके का, तो यहाँ पे डार्क सर्कल इसलिए कर देंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको कितनी मिलेगी, यहाँ पे 3-2 1 ही मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डार्क सर्कल, नेचर कुछ इस तरीके से दे रखा है कर्व का। ठीक है, अपर ये लोअर ये, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, हमें जी एक्स को रिप्लेस करना है एफ ऑफ जी एक्स में। आओ सर, अब अगर मैं इसका फंक्शन को अपने इस कर्व के अकॉर्डिंग देखूँ, तो मेरे को पता लग रहा है कि सर ये जो चीज़ है, ये आपका है 3x-2, और इधर जा रहा है आपका एक्स क्यूब। ठीक है सर, तो अब मैंने इसी फंक्शन को ब्रेक किया, कैसे, जी एक्स प्लस टू, अब कह रहा है जी एक्स लेसर देन 0, तो जी एक्स जब लेसर देन 0, ध्यान से देखना, जी एक्स ये वाई एक्सिस की वैल्यू जब लेसर देन 0 है, दिस वन, तो कौन सा कर्व आपको मिल रहा है, ये सर एक्स क्यूब वाला कर्व। तो मैं क्या लिखूंगा सर, जी एक्स की जगह डाल दूंगा एक्स क्यू का एक्स क्यू डाल दूंगा। ठीक है, जी एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एक्स क्यूब और प्लस का 2, ये कब केस रहेगा, जब एक्स आपका क्या चलेगा, लेसर देन 0। आगे की बात करते हैं, अब ध्यान से देखो, जी एक्स आपका अगर 0 से 1 के बीच है, जी एक्स उसने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जी एक्स जब 0 से 1 के बीच की हम बात कर रहे हैं, तो हमें कर्व क्या मिल रहा है, एक्स क्यू ही मिल रहा है, और उस पर एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाला कर्व, 0 से 1 के बीच में भी वही कर्व मिल रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, 0 से 1 के बीच में, सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करूंगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0 से 1 के बीच में जी एक्स, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में एक्स क्यू ही आ रहा, तो मैंने क्या किया सर, एक्स क्यू का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 0 से 1 के बीच में, अभी तो मैंने x लेसर देन 0 जा रहा था, फिर मैं 0 से 1 के बीच एनालिसिस किया, तो वही कर्व आ रहा था एक्स क्यू। अब इस एक्स क्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 1, तो मैंने फिर से इसको रिप्लेस कर दिया
कि सर x 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है। अब नाउ थर्ड की बात करते हैं। थर्ड, ये तो gx आपका 0 से 1 के बीच हो गया। अब आप इससे 1 से बड़े की बात देखो, 1 से बड़े की बात करोगे तो आपको कर्व की नेचर क्या मिली, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 ये वाला मिला, 3x माइनस 2। तो यहाँ पे आपको पुट करना है फिर से 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बट ये केस x का किसके लिए है, जब x आपका क्या है, ग्रेटर देन 1। तो एक्चुअल में हमारा फंक्शन ये बन के आ गया f ऑफ g ऑफ x। ठीक है सर, f ऑफ g ऑफ x हमारे पास क्या आ गया, एक बार फिर से लिखता हूँ, f ऑफ g ऑफ x, जिसको मैंने लिखा f ऑफ gx, हमारे पास कर्व आ गया सर एक्स क्यूब प्लस 2, कब x लेसर देन 0, x की पावर 6 कब, जब 0 से 1 के बीच में, और 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर कब, जब x ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमें चेक करना है कि कितने पॉइंट्स पे आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल है तो आपको करना क्या सर, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बनाने के लिए वन टाइम डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, वन टाइम डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। आओ सर इसका वन टाइम डेरिवेटिव करके एनालिसिस चेक करते हैं। तो अगर मैं वन टाइम डेरिवेटिव करता हूँ तो f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ जाएगा सर 3x स्क्वायर, कब, जब x लेसर देन 0। यहाँ से आ जाएगा 6x की पावर 5, 0 से 1 के बीच, और ये कितना हो जाएगा 2, 3x माइनस 2, और यहाँ से आ जाएगा 3, कब, ये कब आएगा, जब x आपका क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक है सर। अब डेरिवेटिव करने के बाद अब एनालिसिस कर लेते हैं कि सर हमारा कि कितने डिसकंटिन्यूस फंक्शन और नॉट कितने नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है। तो जैसे मैं x इक्वल टू 0 पे देखता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आ रही है, 0। राइट हैंड लिमिट क्या हमारे पास आ रही है, ये भी सर 0। बट देखो बच्चा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि यहाँ पे नेचर ऑफ कर्व चेंज हो रहा है, तो एक शार्प कॉर्नर क्रिएट हो रहा है। देख भाई, इस पॉइंट पे नो डाउट कंटिन्यूस है फंक्शन, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 0 आ रही है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं इसको जस्टिफाइड करूंगा। पहले एक चीज समझो, मैंने जैसे एक मैंने मान लो एक्स क्यू का कर्व बनाया कुछ इस तरीके से, एक्स क्यू इस तरीके से होता है कि नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर का ये वाला होता है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कर्व है। अगर मैं इसी पे एक्स स्क्वायर पे एक्स क्यू का कर्व ऐसे ले जाऊँ, इस तरीके से ले गया, और ये एक्स क्यू का इस तरीके से जाएगा, ठीक, इस तरीके से, तो एक्चुअली क्या है ना, ये एक्स क्यू का मान लो कुछ इस तरीके से गया, ये एक्स क्यू का कर्व हो गया, ठीक है। तो नो डाउट एक्स इक्वल टू 0 आपको देखने से लग रहा होगा कि सर दोनों की वैल्यू सेम है, बट सर जब भी नेचर ऑफ द कर्व चेंज होता है, क्योंकि ये आपका किसका कर्व था, एक्स स्क्वायर का, ये वाला कर्व किसका, एक्स क्यू का। तो जैसे ही कर्व की नेचर बदलती है तो शार्प कॉर्नर आ जाता है। मत भूलना, देखने से लग रहा होगा कि सर दोनों की वैल्यू सेम हो रही है, बट ये फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर पैराबोलिक फंक्शन है, ये डिग्री 5 का फंक्शन है, ठीक है सर। तो यहाँ पे नो डाउट वैल्यू सेम दिख रही है, बट फंक्शन अलग होने की वजह से यहाँ पे शार्प कॉर्नर क्रिएट हो रहा है। कंटिन्यूस है नो डाउट, बट फंक्शन डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे शार्प कॉर्नर क्रिएट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू के बीच में यहाँ पे शार्प कॉर्नर क्रिएट होगा, ठीक है। तो एक तो आपको ये शार्प कॉर्नर, जहाँ पर भी शार्प कॉर्नर दिखेगा, शार्प कॉर्नर इन अ फंक्शन, तो वहाँ पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो एक तो पॉइंट यहाँ पे मिल गया, एक्स इक्वल टू 0 पे हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। अब हम वन पॉइंट पे देखते हैं। जब मैंने यहाँ पे वन पे डाला तो यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना मिला, 6, और यहाँ पे अलग मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका अलग, अगेन चेक कर सकते हो, शार्प कॉर्नर फिर से आ रहा है, क्यों, क्योंकि नेचर ऑफ द फंक्शन इज डिफरेंट, नेचर ऑफ द फंक्शन इज डिफरेंट, ठीक है। वैल्यू आपको फिर से सेम मिल रही है, बट फंक्शन आर डिफरेंट। तो हम कह सकते हैं सर दो पॉइंट हमें मिल रहे हैं ऐसे, जहाँ पे ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं हम। इन क्वेश्चन नंबर 59, अ हॉल हैज अ स्क्वायर फ्लोर ऑफ डायमेंशन 10 मीटर 10 मीटर, ओके, इन वर्टिकल, ठीक है, ये दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका बताता हूँ, इसमें ही मैं इसी फिगर में ही कंप्लीट कर दूंगा आपका क्वेश्चन। देखो भाई, एक काम करते हैं, क्या जी, मैंने क्या किया, मैंने इसको मान लिया सर ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस। अगर ये फिगर समझ आ गया ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी में मैं जस्टिफाइड कर रहा हूँ। इसको मैंने ले लिया वाई एक्सिस, ओके, इसको मैंने ले लिया वाई एक्सिस, इसको मैंने ले लिया सर जेड एक्सिस, ओके, दिस वन इज जेड एक्सिस, ठीक है। और आपको दिया गया है सर, दे रखा है ये वाला एंगल, दे रखा है ये वाला एंगल,
ठीक है, ये एंगल दे रखा है सर। अच्छा, इसको मैं ओरिजिन वाले कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। पोजीशन वेक्टर ऑफ द ए को ले लेता हूँ 0 0 0 क्योंकि 3D है तो तीनों को मैंने कंसीडर कर लिया 0 0 0 ठीक है, 0 0 0 कंसीडर कर दिया, ठीक है। जस्ट वेट, ओके। अब देखो भाई, अब मैं आपसे कहूँ कि जी पॉइंट पे पहुँचना है, कहाँ पे जी पहुँचना है? जी पॉइंट पे पहुँचना है, ठीक है। हमें कहाँ पहुँचना है? पॉइंट जी पे पहुँचना है। तो जी पे कैसे पहुँच सकते हैं हम? तरीका सोचो। जी तक जाने के लिए सबसे पहले आपको अ, अच्छा हाँ, हाइट पूछ रहा है ना इसकी, हाइट ऑफ द हॉल, तो मैं इसको h ले लेता हूँ। दिस वन इज़ द h, ये h है, ठीक है? ये h है, x एक्सिस h, ठीक है? अब ध्यान समझना, अब मेरे को यहाँ से जी पे पहुँचना है, तो मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले गए मैं x एक्सिस का कवर किया जी तक पहुँचने के लिए, ठीक है? ए जी हमें निकालना क्या, ए जी और बी एच निकालना है, क्योंकि हमें उसी के बेस पे हम एंगल, क्योंकि ए जी और बी जी के बी एच के बीच का ही एंगल आपको दे रखा है कॉस इनवर्स 1/5, ठीक है। अब जैसे मैं जी तक पहुंचना चाहता हूँ, सबसे पहले हम एक्स एक्सेस कवर करेंगे। तो जी तक पहुंचने के लिए पहले मैंने एक्स का कोऑर्डिनेट कवर किया कितना, 10, क्योंकि 10 दे रखा है। और फिर उसके बाद आप किधर जाओगे सर, उसके बाद आप वाई की तरफ आए, ठीक है। वाई की तरफ भी आपको कितना दे रखा है, 10 दिया हुआ है, बिल्कुल सर 10 दिया हुआ है। फिर वाई के बाद आप किधर जाओगे, फिर नहीं, नहीं, ये जेड की तरफ आए ना, सॉरी ये जेड का है, जस्ट वेट, सॉरी, क्योंकि आप एक्स की तरफ 10 कवर किए तो ये वाई एक्सिस है ना, तो जेड की तरफ 10 आ रहे हो, और जी तक पहुंचने के लिए एच कवर कर रहे हो, ओके ओके। एच, वाई एक्सिस कितना लेंथ कवर कर रहे हो, एच, और ये एच के लिए, जेड के लिए आपका 10 कवर हो रहा है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, जैसे पॉइंट जी है, जी तक हमें पहुँचना है, तो ऑरिजिन से जब हम चले तो एक्स एक्सिस 10 लेंथ कवर की, फिर मैंने क्या किया सर, जेड एक्सिस की भी 10 लेंथ कवर की, फिर उसके बाद आप ऊपर जाओगे कि नहीं, यहाँ पे एच एच डिस्टेंस ऊपर आओगे तो जी पॉइंट तक पहुँच गए, ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए। अब हम बी पॉइंट की बात कर लेते हैं, पॉइंट बी की। पॉइंट बी किधर है सर, ये रहा, ओके। पॉइंट बी तक पहुँचोगे तो मैं यहाँ से चला और यहाँ तक आ गया, तो इसका मतलब मैंने 10 कवर किया एक्स, ना बाई कवर किया, ना जेड कवर किया, और मैं पहुँच गया, ठीक है। बी तक तो पहुँच गया सर, बिल्कुल। अब हम एच की बात कर लेते हैं, ठीक है। एच, एच तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचोगे, चलो देखते हैं। मैं एच तक पहुँचने के लिए मैंने जेड कवर किया, नो डाउट, और वाई कवर किया। इसका मतलब मैंने एक्स तो कवर नहीं किया, तो इसको एक्स को तो मैं ले लिया 0, और जेड को मैंने लिया 10, और वाई को मैंने कितना लिया, वाई को एच, ठीक है। यहाँ तक वाई वाई कवर करने के लिए वाई पे तो आ रहा है एच, ठीक है, और जेड को मैंने कितना लिया 10, ठीक है। ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है सर। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर को किस में कन्वर्ट करेंगे, अपने वेक्टर में फॉर्म करेंगे, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट आ गया 0 0 0, जी कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 10 एच 10, बी हमारे पास आ गया कितना 10 0 0, और एच कितना आ गया हमारे पास 0 एच 10, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं सर यहाँ पे वेक्टर्स, अपना वेक्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ए जी और ए जी एंड बी एच के बीच का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए जी वैक्टर बताता हूँ। ए जी वैक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर पोजीशन वेक्टर जी माइनस पोजीशन वेक्टर ए, तो हमारे पास आ जाएगा 10i प्लस एच जे प्लस 10k, ये तो हमें मिल गया ए जी वैक्टर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए जी वैक्टर, बिल्कुल बिल्कुल ए जी वैक्टर। आगे क्या करना है, ए जी के बाद हमें फाइंड करना है बी एच, ओके। तो बी एच क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन वेक्टर एच माइनस पोजीशन वेक्टर बी, तो ये हमारे पास एच कितना दे रखा है 0, 0 0 माइनस 10 आई कैप प्लस एच माइनस 0 जे कैप प्लस 10 माइनस 0 के कैप, ये हमारे पास मिल गया। तो अल्टीमेट आ गया माइनस 10 आई कैप प्लस एच जे कैप प्लस 10 के कैप, ठीक है सर। तो बी एच भी हमें मिल गया, बस सर बन गया सवाल। इन दोनों के बीच का एंगल आपको दे रखा है, मान लेते हैं एंगल आपको दे रखा है, जस्ट वेट, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ एंगल जी पी एच बिटवीन द डायगोनल्स एच, ओके, ये एंगल अल्फा आपको दिया हुआ है, ठीक है सर। अल्फा आपको गिवन है कॉस इनवर्स 1/5, इसके साथ साथ आपको कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू अल्फा दिया है। बस इंफॉर्मेशन को अपने फॉर्मूले में डाल दो, कैसे, ए जी डॉट बी एच इक्वल टू क्या होगा, ए जी का मैग्नीट्यूड, बी एच का मैग्नीट्यूड, और कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा। चलो सर आगे ट्राई करते हैं। तो ए जी डॉट बी एच करते हैं, तो इन दोनों का डॉट करो कितना आएगा, इन दोनों को डॉट आपका आ जाएगा माइनस का 100 प्लस
एच स्क्वायर प्लस का 100 इक्वल टू आ जाएगा ए जी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट ओवर 10 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा कितना हो जाएगा रूट -10 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ से तो आ गया एच स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों डाटा सेम ही है एक्चुअली देखा जाए, रूट ओवर कितना हो गया 200 प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है आपका इंटू 200 प्लस एच स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो सर देखने से पता लग रहा है कि ये एच स्क्वायर इक्वल टू रूट हट जाएगा, सेम ही डाटा है, तो 200 प्लस एच स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू डाल देनी है, कॉस इनवर्स 1/5। ठीक है, जो आपने 1/5 डाला तो कॉस इनवर्स, कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, तो एच स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 200 प्लस एच स्क्वायर इंटू 1/5। आगे क्या करना है सर, 5 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर इक्वल टू 200 प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 4 एच स्क्वायर इक्वल टू 200, तो एच स्क्वायर आपके पास आ गया 50। सर यही हमारा आंसर हो गया, एक बार को चेक करते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू 50। अरे सर उसने अलग तरीके से दे रखा है रूट के फॉर्म में, तो एक काम करते हैं, क्या मैं रूट लेता हूँ इसमें, तो एच की वैल्यू पूछ रहा है ना, एच इक्वल टू आ जाएगा √50, और भी कैन से एच इक्वल टू आ जाएगा 5√2। तो हाइट ऑफ द given figure will be 5√2, so option D will be the right answer। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन डी will be the right answer। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 60 आपको नॉर्मली क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बी बोल रखा है यूनिट वेक्टर है, और सी बी वेक्टर सच दैट द एंगल बिटवीन द ए सी के बीच का एंगल आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे ए सी के बीच का एंगल आपको दे रखा है, लिख लेते हैं डाटा को, ए सी के बीच का एंगल दे रखा है π/12। ठीक है, वेट, यहाँ पे लिख लेते हैं ए एंड सी के बीच का एंगल दे रखा है π/12। ठीक है, एक डाटा ये दे रखा है, और पूछ क्या रहा है आपसे, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ, एक मिनट ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, 2 टाइम्स ऑफ सी क्रॉस वेक्टर ए। ओके, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये आपसे पूछ रहा है, नहीं ये आपको दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ 6, ठीक है जस्ट वेट, मैग्नीट्यूड ऑफ पूछ रहा है ये वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ 6 वेक्टर सी का स्क्वायर, ये पूछ रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये आपसे पूछ रहा है, चलो देख लेते हैं। देखो भाई, ए और सी के बीच का एंगल आपको बोल रखा है π/12 बोल रखा है। चलो क्वेश्चन की ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड ले ले भाई, है ना, इधर भी मैग्नीट्यूड लिया, इधर भी मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, और इधर मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। तो एक प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली हमारे पास, क्या, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वी कैन राइट एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। सेम वेक्टर का सेम के साथ में अगर मैं डॉट कर दूं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको ये एक्चुअली में क्या हो गया, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो भाई 1 ही आ जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी तेरे को बोल रखा है कि ए और किधर गया, हाँ ए और बी यूनिट वेक्टर बोल रखा है। ठीक है सर, तो हमें करना क्या है, बस इसको बस कन्वर्ट करना राइट साइड में। कैसे, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ओके, इसका डॉट विद सेम सी का वेक्टर, वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ओके, इसके साथ मैंने डॉट कर दिया, इसके साथ ही मैंने क्या कर दिया डॉट, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर सी का डॉट विद वेक्टर सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी क्रॉस वेक्टर ए का डॉट विद वेक्टर सी आ जाएगा, प्लस फिर आएगा 2 देन सी क्रॉस वेक्टर ए का डॉट विद वेक्टर सी प्लस आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ सी क्रॉस वेक्टर ए का डॉट विद सी क्रॉस वेक्टर ए, ये आ जाएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है, तो जो कि अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर हो जाते तो रिजल्ट जीरो हो जाता, तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 1 इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ से आ गया 4। अगर मैं क्रॉस को देखूँ, इसी का इसके साथ में डॉट की बात कर रहा है, तो हम एक्चुअली में इसको लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, ये होता है एक्चुअली में। ठीक है,
तो सिमिलरली वो भी आपका वही हो जाएगा। तो ओवरऑल स्क्वायर ही कर देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि सेम सेम है ना, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू हमारे पास आ गया वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए भी यूनिट वेक्टर है तो उसको 1 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा एंगल आपको दिया हुआ है, थीटा आपको दोनों के बीच का एंगल कितना बोल रखा है, कितना कि हाँ, ए और सी के बीच का एंगल उसने बोल रखा है पाई/12, ठीक है, ए और सी के बीच का एंगल पाई/12। तो मैं इसको 1 इक्वल टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 4 सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आई थिंक ये ज़्यादा ही डार्क हो रहा है, जस्ट वेट, 1 इक्वल टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू, ओके, इनटू यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई/12। तो साइन पाई/12 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है √3 - 1/2 √2। तो अगर मैं साइन स्क्वायर पाई/12 की वैल्यू देखूंगा तो हमारे पास आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 × 2, ठीक है, हाँ 4 × 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर ऊपर करेंगे तो आ जाएगा 3 + 1 - 2 √2 बाय, ये आ जाएगा हमारे पास 8, ओके। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 - 2 √2/8, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी, और 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 2 - √2/8, ओके। और जस्ट वेट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, √2 कहाँ से आएगा बच्चे, है ना, ये यहाँ पे √3 होना चाहिए, क्योंकि 2a भी करेंगे ना, √3 आएगा, यहाँ पे √3 आएगा, यहाँ पे भी √3 आएगा। आई थिंक मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, है ना, 2 - √3 सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तो अल्टीमेट क्या है ना, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ, ठीक है ना। तो जस्ट वेट, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, जस्ट वेट, लिटिल वेट, ओनली 1 मिनट, √3 माइनस, ठीक है, ओके ओके। तो 1 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू कंप्यूट करते हैं, इसका स्क्वायरिंग करके √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 √2 का होल स्क्वायर, ओके। तो ये अल्टीमेट हमारे पास 8 बन रहा है। तो 1 इक्वल टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 4 सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab डिवाइड बाई आ जाएगा 8 हमारे पास, ठीक है, ये हमारे ए पास 8 आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और प्लस इनटू, ये हमारे पास अगर मैं 2 कॉमन लूँगी 4 है ना, तो आ जाएगा 2 - √3/8। और देखने से पता लग रहा है कि सर ये कैंसिल आउट हो रहा है 8, यहाँ से 4 2 जा 8 और 8 से 8 कट गया। डिनोमिनेटर तो हमारे पास कितना बन रहा है, 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा 1, यहाँ से बचेगा प्लस, यहाँ से आएगा 2 - √3। तो सर ओवरऑल डाटा अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3 - √3, ठीक है। ये क्या आ गया, 1 इक्वल टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया हमारे पास 3 - √3, ठीक है सर। और यहाँ से हमारे पास सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 1/3 - √3, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और चाहे तो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँ बाई टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ द साइन, तो 3 + √3 से मैंने इसको रैशनलाइज किया, 3 + √3 से रैशनलाइज किया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 3 + √3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - 3 मतलब कि 6 आ गया। ये वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, दिस वन वैल्यू आ गई। अब हमसे जो पूछ रहा है वो देख लेते हैं, इस वैल्यू को कॉपी करते हैं, लेके चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। ओके, तो फाइनली हमने ये फाइंड किया अपना वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, दिस वन हमने वैल्यू फाइंड किया है, ये हमारा वैल्यू है, दिस वन वैल्यू, ओके। हमसे कह रहा है कि सर ओके ओके ओके, एक्चुअली में ये जो डाटा पूछ रहा है ये एक्चुअली कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर, इस वैल्यू को पुट करोगे 3 + √3/6, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो तेरे पास कितना आ जाएगा 6 ब्रैकेट 3 + √3 इज द राइट आंसर। और आई थिंक आपको देखने से पता लग रहा है ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊँगा, 10 क्वेश्चन को ही मैंने डिटेल में डिस्कस किया, बाकी इसका सेकंड पार्ट मैं बाद में अपलोडेड कर दूँगा। कोशिश मेरी यही रहती है बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर सकूँ, बाकी आप मेहनत करते रहिए ताकि आपका पेपर अच्छा हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।